आइए स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां इंसानी ज्ञान की सबसे ऊंची चोटी की टक्कर एक इंसान के विनाशकारी अहंकार से हुई। हम बात कर रहे हैं नालंदा की, एक ऐसा केंद्र जिसने पूरी दुनिया को सोचना सिखाया, लेकिन खुद एक भयानक त्रासदी का शिकार हो गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल इसके क्लाइमैक्स से करते हैं। 90 ये कोई आम नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ज्ञान का इतना विशाल भंडार कि उसे जलने में पूरे 90 दिन लग गए। एक ऐसी आग जिसने लगातार 3 महीने तक बिना रुके एक पूरी सभ्यता की याददाश्त को राख कर दिया। स्रोतों में इसे कागज और ताड़पत्रों का पहाड़ कहा गया है। उस धुएं में महज कुछ पन्ने नहीं जल रहे थे, उसमें आर्यभट्ट का शून्य, नागार्जुन का एडवांस्ड रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और सुश्रुत की वो सर्जिकल तकनीकें जल रही थीं जो शायद पूरी दुनिया को सदियों आगे ले जा सकती थीं। खंड 1 द गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग। अब इस तबाही से ठीक 700 साल पीछे चलते हैं, 5वीं सदी के गुप्त साम्राज्य का दौर। अगर आप उस वक्त की दुनिया को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ 5वीं सदी का यूरोप था जो डार्क एजेस यानी अंधकार युग में जी रहा था। वहां बीमारियों को जादू टोना माना जाता था, लोग सोचते थे कि धरती चपटी है। और ठीक उसी वक्त भारत में क्या हो रहा था? सम्राट कुमार गुप्त एक ऐसा पूरा शहर बसा रहे थे जो पूरी तरह से सिर्फ ज्ञान को समर्पित था। खंड 2 एक वैश्विक ज्ञान केंद्र। देखते ही देखते नालंदा एक ऐसा ग्लोबल हब बन गया जिसने चीन, कोरिया, फारस और भी न जाने कहां-कहां के विद्वानों को अपनी तरफ खींचा। इस डेटा को देखिए, इसका स्केल सच में हैरान करने वाला है। 10 किलोमीटर में फैला एक विशाल रेजिडेंशियल कैंपस जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। मतलब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:5 का था। आज के दौर की टॉप यूनिवर्सिटीज भी बस इसका सपना ही देख सकती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पास होने का रेट सिर्फ 20% था। आपको सबसे पहले गेट पर मौजूद द्वारपाल के साथ शास्त्रार्थ यानी डिबेट करनी होती थी। और ये द्वारपाल कोई आम गार्ड नहीं, बल्कि खुद एक बहुत बड़ा स्कॉलर होता था। साफ शब्दों में कहें तो ये इतिहास के सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक था। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है, नालंदा सिर्फ कोई धार्मिक मठ नहीं था। ये एक ऐसा ओपन माइंडेड एकेडमिक सेंटर था जहां वेदों के साथ साथ तर्कशास्त्र, एडवांस्ड ग्रामर, मेडिसिन, यहां तक कि नास्तिकता और सांख्य दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। स्टूडेंट्स को हर चीज पर सवाल उठाने और स्वतंत्र रूप से सोचने की पूरी आजादी थी। अब जरा इस कैंपस के दिल की बात करते हैं, धर्मगंज। ये 3 विशाल इमारतों वाला एक शानदार लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था जिसे ज्ञान का पर्वत कहा जाता था। इसमें एक रत्नोदधि नाम का 9 मंजिला टावर भी था। ये सच में इंसानी सभ्यता के एक अल्टीमेट बैकअप ड्राइव की तरह काम कर रहा था। खंड 3 खिलजी का आहत अहंकार। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, हम 12वीं सदी के आखिर में पहुंचते हैं और यहां से ये पूरी कहानी ज्ञान से हटकर एक इंसान के घायल अहंकार पर आ टिकती है। कहते हैं ना कि सबसे भयानक विनाश की शुरुआत अक्सर बहुत ही छोटी और व्यक्तिगत वजहों से होती है। यहां एंट्री होती है बख्तियार खिलजी की, जो एक मिलिट्री कमांडर था। खुद को साबित करने की उसकी हताशा और उसकी एक गंभीर बीमारी ने एक ऐसी अनहोनी की नींव रखी जिसने इतिहास बदल दिया। हुआ कुछ यूं कि खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा और मृत्युशैया पर पहुंच गया। लेकिन अपनी जिद और अहंकार में उसने किसी भी काफिर या विपरीत धर्म वाले वैद्य से इलाज कराने से साफ मना कर दिया। तब नालंदा के आयुर्वेद विद्वान आचार्य राहुल श्रीभद्र ने एक बहुत ही कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने मनोविज्ञान और विज्ञान का इस्तेमाल करके कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य दवा लगा दी। जब खिलजी पन्ने पलटता तो उसकी उंगलियों के जरिए वो दवा उसके शरीर में पहुंच जाती और इस तरह वो चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। अब लॉजिक तो ये कहता है कि किसी ने आपकी जान बचाई है तो आप उस जीवन रक्षक विज्ञान के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करेंगे। लेकिन असल में रिएक्शन क्या हुआ? खिलजी कृतज्ञ होने के बजाय भयंकर जलन और असुरक्षा से भर गया। उसे समझ आ गया कि असली ताकत ज्ञान में है। किसी अन्य संस्कृति के पास इतना गहरा ज्ञान होना उसे अपने वर्चस्व और ताकत के लिए एक सीधा खतरा लगा। खंड 4 दुखद विनाश। और यही असुरक्षा हमें 1193 की उस खौफनाक सुबह तक ले जाती है। लोहे से लैस एक पूरी सेना निहत्थे विद्वानों के कैंपस में घुस गई। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी।
इसे समझने के लिए फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज के इस खौफनाक कोट को देखिए। वो लिखते हैं, वहां हजारों लोग थे और तलवारें उनके सिरों को ऐसे काट रही थीं जैसे कोई किसान फसल काटता है। बिल्कुल एक तरफा और क्रूर कत्लेआम। खिलजी का मकसद सिर्फ जमीन जीतना या लोगों को मारना नहीं था, वो उस पूरी संस्कृति की बुद्धि और उसकी आत्मा की हत्या कर देना चाहता था। और इसीलिए उसने वो आदेश दिया जिसने हमेशा के लिए मानव इतिहास को बदल दिया, जला दो इसे। और इसी के साथ हम वापस उस धुएं और राख पर आ जाते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। आर्यभट्ट का गणित और शून्य, नागार्जुन का एडवांस्ड रसायन विज्ञान, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, सब कुछ लपटों की भेंट चढ़ गया। वैज्ञानिक प्रगति का वो अमूल्य खजाना जो दुनिया को रोशन कर सकता था, राख के ढेर में बदल दिया गया। खंड 5, पुनर्खोज और विरासत। लेकिन ज्ञान कभी पूरी तरह से खामोश नहीं रहता। आइए देखते हैं कि कैसे सदियों बाद ये खोई हुई विरासत वापस दुनिया के सामने आई। 1193 के उस विनाश के बाद नालंदा करीब 600 सालों तक जमीन के नीचे दबा रहा। फिर 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोज निकाला और एक लंबी यात्रा के बाद 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन से 2014 में नए नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस ने फिर से अपनी आंखें खोली। इस पूरी स्रोत सामग्री के विश्लेषण से सबसे बड़ी और सबसे गहरी सीख क्या मिलती है? यही कि सभ्यताएं बहुत नाजुक होती हैं, उन्हें बनाने में सदियों की मेहनत और पीढ़ियों का धैर्य लगता है, लेकिन उसे तबाह करने के लिए पागलपन का सिर्फ एक पल और एक माचिस की तीली ही काफी होती है। तो चलते चलते अपने साथ एक सवाल लेकर जाइए। आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में हम असहिष्णुता के इस मॉडर्न वायरस को कैसे पहचानें और उसका विरोध करें, इससे पहले कि वो हमारे आज के ज्ञान को जलाकर राख कर दे। याद रखिए, असली नालंदा सिर्फ किसी ईंट पत्थर की इमारत में नहीं, वो विचारों को खुला रखने की हमारी क्षमता में बसता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।